जय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुंदर कनिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसएस एजुकेशन पाठशाला। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने जो पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है उसका आज लेसन नंबर 5 है, जिस लेसन का नाम है समकालीन विषयों में सुरक्षा। अगर आपको ये बात तो पता होगी कि जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है इसको हम जनवरी के अंत तक आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है 12th की कंप्लीट दोनों बुक्स को हम समाप्त कर देंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको करवा देंगे। इसी के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे कि पेपर को किस तरह लिखना है, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन कितना लिखना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता तो उसको आप किस प्रकार अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के बिंदु पर भी हम फरवरी के अंदर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी कंप्लीट जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये फरवरी के, यानी कि आप एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले आपको दे दी जाएंगे, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी कर सकें और अपना एग्जाम को अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारा चर्चा का विषय है, मैं आपको पहले वो महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ कि किस किस बिंदु पर चर्चा करेंगे, ताकि आपको टाइम खराब ना हो। आपको पता रहे कि भाई जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिर आपको किस प्रकार से करने हैं। कि सबसे पहले तो क्वेश्चन चर्चा करेंगे कि जो लेसन का नाम है समकालीन विषयों में सुरक्षा, तो सबसे पहले चर्चा करेंगे सुरक्षा क्या है। उसके बाद देखेंगे सुरक्षा की धारणाएं, सुरक्षा की बाहरी और आंतरिक धारणाएं, बाहरी सुरक्षा के उपाय किस प्रकार, जो बाहरी सुरक्षा होती है उसके उपाय किस प्रकार किए जा सकते हैं। उसके बाद होगा शक्ति संतुलन क्या है, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणाएं। उसके बाद चर्चा करेंगे कि खतरे के नए स्रोत, वर्तमान दौर के अंदर किस प्रकार के खतरे यानी कि देखे जा सकते हैं। भारत की सुरक्षा की चार चार रणनीतियां, यानी कि भारत अपने देश को सिक्योर करने के लिए कौन कौन सी रणनीति अपनाता है या कौन सी 4 रणनीति अपनाता है। उसके बाद चर्चा करेंगे लास्ट के अंदर सहयोग मूलक सुरक्षा, यानी कि यानी कि कुछ देश मिलकर किस प्रकार अपने क्षेत्र पर देश को सुरक्षित कर सकते हैं। यानी कि ये महत्वपूर्ण बिंदु होंगे क्वेश्चन जो मैंने आपको चर्चा कर दिए हैं अभी। तो सबसे पहले देखेंगे कि सुरक्षा क्या है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, आपके ऑप्शन के अंदर आ सकता है, या 1 लाइनर होती है उसके अंदर पूछा जा सकता है। तो इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि खतरे से आज़ादी, यानी कि खतरे से सुरक्षा। सुरक्षा क्या है, सुरक्षा का सिंपल सा अर्थ है खतरे से आज़ादी या खतरे से सुरक्षा। तो अब फिर क्वेश्चन उठता है सुरक्षा सुरक्षा किसे माना जाए, यानी किस चीज़ से आपको सुरक्षा चाहिए। जो कि खतरा होता है वो खतरा तो आपको हर जगह पर मिलता है। आप ऐसा नहीं कि आपके घर के अंदर ही सुरक्षित हो, घर के बाहर भी, घर से, यानी कि कहने का तात्पर्य यह हो जाएगा कि आप घर से निकलते ही सुरक्षा जो कि खतरा होता है वो स्टार्ट हो जाता है। भाई आप रास्ते में जा रहे हो कि कोई चोरी की डर हो सकता है, ठीक है, रास्ते में जा रहे हो कोई एक्सीडेंट वगैरह, इस प्रकार किसी किसी प्रकार खतरे को आप मान सकते हो। तो क्या फिर इसका ये मतलब हो जाएगा कि हम घर के अंदर रहकर ही सुरक्षित रह सकते हैं, इसका अर्थ ये भी नहीं है। क्योंकि घर के अंदर भी कभी कभी ऐसा एक्सीडेंट हो जाते हैं कि भाई आप सपोज करो कि जो कि बारिश के मौसम में आप घर के अंदर हो, अपने घर के अंदर, कि बाई चांस ऐसा हो जाए कि आपके जो ग्रामीण इलाकों में रहते हो या पहाड़ी क्षेत्र में रहते हो कि घर की छत गिर जाए, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि आप घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं हो, घर के बाहर भी सुरक्षित नहीं हो। तो फिर सुरक्षा किसे माना जाए या खतरा किसे माना जाए। तो इस खतरा में उसको माना जाएगा कि जो आपको, जो मानवता को बड़े रूप से उसको नुकसान पहुंचाए, जैसे कि आतंकवाद हो, यानी कि आपकी जान के लिए ज़्यादा खतरा महसूस करता हो, यानी कि जैसे कि आतंकवाद हो गया, ठीक है, या टेररिज्म हो गया, इस प्रकार की हम उसको खतरा मानेंगे। इस प्रकार खतरा नहीं मानेंगे भाई आपके घर के अंदर ही कोई छत गिर गई, या कोई गैस सिलेंडर फट गया, या कोई आपकी चलते वक्त किसी ने आप बैग छोड़ कर, इस प्रकार खतरे नहीं माने जाएंगे। ये इस प्रकार खतरे माने जाएंगे जो आपको बड़े नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक, आतंकवाद हो गया, ठीक है, इस प्रकार के खतरे हो सकते हैं जो आपको जान मान की बड़ी हानि होती है, उसको हम खतरा कहते हैं। उसके बाद आती है सुरक्षा की बाहरी धारणा और आंतरिक धारणाएं। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आपको ये तो शायद नहीं पता होगा तो मुझे ही बताना पड़ेगा कि सुरक्षा की बाहरी धारणाएं क्या है। कि अब से अभी वर्तमान दौर से और जो कि समय था राजा महाराजाओं का समय था, उसके अंदर क्या था कि सुरक्षा की बाहरी धारणा होती थी। मान लो आप उदाहरण के तौर मान लो भाई ये कोई एक देश है, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सुरक्षा की बाहरी धारणा है, यानी कि किसी देश को बाहरी रूप से कैसा खतरा होता है। तो जो पारंपरिक धारणा होती थी उसको अपने देश के अंदर से ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती थी, वो समस्या रहती थी उसको बाहरी क्षेत्र से, यानी कि मान लीजिए कोई देश है, अब इसके जो पड़ोसी देश है वो उस पर कोई हमला कर दे, यानी कि
अपने देश के बाहरी जो दूसरे देश होते हैं उनसे खतरा होता है। वो सीमा जो आपके पड़ोसी देश हो सकते हैं, पड़ोसी दूर वाले देश हो सकते हैं, यानी कि कोई भी बाहरी देश हो सकता है। जैसे कि पुराने समय में राजा महाराजा समय होता था, युद्ध वगैरह होते रहते थे। तो होता क्या था कि जैसे एक कोई साम्राज्य है, उसके ऊपर कोई दूसरा साम्राज्य हमला बोल देता था, इसको बोलते थे हम बाहरी खतरा। ठीक है। तो इसके लिए उसको बाहरी सुरक्षा की आवश्यकता होती थी, वो सेना वगैरह का प्रयोग करता था। इसको बोलते हैं बाहरी खतरा। उसके बाद होती है आंतरिक धारणाएं, यानी कि आंतरिक खतरा किस प्रकार हो सकता है किसी देश के अंदर। आज मुख्य रूप से जो बाहरी खतरा तो होता ही है, लेकिन जो घना खतरनाक होता है, यानी कि जिससे किसी देश को बहुत ज्यादा आर्थिक जान मान की हानि होती है, वो होती है किसी देश के आंतरिक आंतरिक क्षेत्र के अंदर। अब आंतरिक क्षेत्र से क्या समझते हैं हम भाई? बाहरी बाहरी क्षेत्र से मोटा मोटा उसका अर्थ होता है कि कोई सीमा, कोई दूसरा देश आप हम पर हमला कर दे, यानी कि जो पहले पिछले समय जो कुछ आज से कुछ 100-200 साल पहले, या अभी कुछ जो भी अभी जैसे भारत पाक युद्ध हुआ था, वो क्या था, भारत के ऊपर पाकिस्तान हमला किया, चीन ने भी युद्ध किया 1962 के अंदर। तो वो क्या था, वो तो बाहरी हमला, यानी कि बाहरी खतरा होता था। आंतरिक खतरा क्या होता है? आंतरिक खतरा होता है देश के अंदर, देश की सीमाओं के अंदर। वो किस प्रकार खतरा हो सकता है? इसको तो हो सकता है हिंसा, यानी कि देश के अंदर देश, यानी कि देश के अंदर ही लड़ाई हो जाए, यानी कि वो दो समुदाय हो सकता है, दो धर्मों के बीच भी हो सकता है, दो जातियों के बीच भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि दो राज्यों के बीच आपस में किसी मुद्दे पर लड़ाई हो जाए, दो राज्यों की सीमा को लेकर कोई लड़ाई हो जाए। भाई जैसे कि ऐसा उदाहरण के लिए समझ लो कि भाई कि हरियाणा हरियाणा और जो पाकिस्तान बॉर्डर टच होते दोनों राज्य के, वो कहेंगे ये क्षेत्र मेरे अंदर पड़ता है, या राजस्थान के ये क्षेत्र मेरे अंदर पड़ता है, क्योंकि उनका दोनों के अंदर खींचतान हो जाती है उसकी, यानी कि ये हो जाएगा देश के आंतरिक खतरे, देश के लिए आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हो जाते हैं। उसके बाद हो जाएगी सांप्रदायिक धार्मिक झगड़े हो जाएंगे, धार्मिक झगड़े, धार्मिक झगड़े हो जाएंगे। और हो जाएगा कि जाति हिंसा, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि दो जातियों के बीच, दो समुदाय के बीच कोई झगड़ा हो जाए किसी मुद्दे को लेकर, किसी भी बात को लेकर, आतंकवाद हो जाएगा, आ जाएगा। आतंकवाद तो वैसे वो भाई के अंदर भी हो जाएगा आतंकवाद वैसे, लेकिन वो इसके अंदर में आप लिख सकते हो आतंकवाद में क्या है कि देश के अंदर ही अंदर आतंकवाद परंपरा है, यानी कि देश को वो चाहता है कि वो देश को अंदर से खोखला कर रहा है। तो इस प्रकार के मुद्दे आंतरिक आतंकवाद के अंदर। उसके बाद अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता मतलब राजनीतिक अस्थिरता तात्पर्य क्या है कि मान लो कि जो अपने भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं हर 5 वर्ष के अंदर होते हैं। अब वो हर 5 वर्ष के अंदर होते हैं, लेकिन वो समय से पहले सरकार गिर जाए, यानी कि सरकार लगभग 2-2.5 साल का कार्यकाल अपना काम किया, उसके बाद वो सरकार गिर गई कि यानी कि उसने अपना जो उसको बहुमत प्राप्त हो उसने खो दिया। तो इससे क्या है कि जो राजनीतिक अस्थिरता होती है उससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा होता है, क्योंकि किसी देश को किसी बाहरी देश को ऐसा लगता है, देश के अंदर ऐसा लगता है कि भाई वो देश तो आंतरिक रूप से कमजोर है, वो अपनी सुरक्षाएं नहीं कर पा रहा, तो उसको लगता है भाई इसके ऊपर हमला कर सकते हैं। इस प्रकार के मुद्दे होते हैं, इनको बोलते हैं, जितने मैंने आपको पॉइंट पर चर्चा की ये सब होते हैं आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा की धारणाएं बोलते हैं इनको। उसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा बाहरी सुरक्षा के उपाय। हम जो बाहरी सुरक्षा है उससे हम किस प्रकार अपने देश को रक्षा कर सकते हैं, यानी कि कोई देश हमारे ऊपर हमला नहीं करे, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जैसे कि अब आपको पता होगा कि 1962 के अंदर क्या होता है कि चीन हमारे ऊपर हमला करता है। अब चीन जब उससे हमला करता है तो हमारी आर्थिक स्थिति, सैन्य तकनीकी, सैन्य मजबूत, यानी कि सेना के ज़्यादा मजबूत नहीं थी, और हमारे पास तकनीकी जो अच्छे हथियार नहीं थे। उस समय क्या था कि जो हमारी सेना थी उनके पास अच्छे जूते तक भी नहीं थे, यानी ये इस वजह से जो भारत था, वो भारत जो चीन मध्य युद्ध होता है 1962 के अंदर, उसके अंदर भारत हार जाता है। तो अब वो फिर उसने भारत ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय किए, तो जिसके अंदर ये क्वेश्चन बताया गया कि बाहरी सुरक्षा के उपाय। हम अपने देश को बाहरी सुरक्षा, यानी कि दूसरे देशों से, देश के भारत से जो सुरक्षा खतरा होते देश को, उससे हम किस प्रकार अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, इसके अंदर ये हो जाएगा। सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि हम अपनी जो होती है कि सैन्य शक्ति बढ़ाए, यानी कि सैन्य शक्ति तात्पर्य यहाँ पे हो जाएगा कि मान लो सैन्य की संख्या 1 लाख है,
तो उसको मान लो सैन्य बढ़ाए, सेना से यानी कि 2 लाख कर ले। इसी के अंदर हो जाएगा कि सैन्य तकनीकी बढ़ाए। भाई हम मान लो हमने सेना की संख्या 1 लाख से 2 लाख कर ली, लेकिन सेना के पास आज भी वही हथियार है जो 20 साल पहले यूज होते थे, वही गन है, नई कोई अच्छी तकनीकी आई है, नई कोई मिसाइल आई है। तो उससे क्या है कि भाई वो तो चाहे 2 लाख कर लो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उससे अच्छी अच्छी गन भी होनी चाहिए हमारे पास, अच्छी तकनीकी होनी चाहिए, अच्छे बम मिसाइल ये सब होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमने 20 साल पहले यूज किए थे उसी को हम आज यूज कर रहे हैं। तो इससे उस देश को पता है कि भाई इसके साथ सेना 10-5 लाख हो जाए, क्योंकि उसके पास अच्छे हथियार नहीं है और दूसरे देश के पास अच्छे हथियार है। हम तो मान लो भाई अपने गले के भाग रहे हैं अब, लेकिन जो दूसरा वाला देश है भाई वो तो लेविट लेविट बम डाल दे उसने हेलीकॉप्टर से, तो हमारी सेना तो ढेर हो जाएगी। तो उसी के लिए चाहिए कि हमारे पास अच्छे हथियार के साथ साथ अच्छी तकनीकी होनी चाहिए। इसी के अंदर हो जाएगा कि शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन के अंदर में ये क्वेश्चन भी है जो मैं आपको बताऊंगा। शक्ति संतुलन आप फिलहाल इसको इतना ही समझ लें कि शक्ति संतुलन भी होना चाहिए। उसके बाद हो जाएगी गठबंधन की नीति। गठबंधन नीति क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा कि कुछ देश मिलकर कोई कोई संगठन बनाते हैं, जैसे कि सार्क हो गया, आसियान हो गया, इस प्रकार के संगठन होते हैं। और जैसे कि विश्व में जो सुरक्षा के लिए बनाया गया था, शीत युद्ध के दौरान नाटो था, अमेरिका बनाया नाटो, सीटो, और जो यूएसएसआर ने बनाया था वो वार्सा पैक्ट था। वार्सा पैक्ट बनाया था यूएसआर ने, यूएसएसआर। नाटो बनाया था, नाटो था, सीटो था, इसको बनाया था दोनों को यूएसए ने। इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर जितने भी इसके सदस्य देश होते थे वो मिलकर कार्य करते थे। अगर मान लो जो ये देश हैं, इन इन देशों के ग्रुप के ऊपर किसी बाहरी देश में जो इसका सदस्य नहीं ग्रुप का वो हमला करता है, तो ये उसको जो जितने भी सदस्य होते 10-20 उसको सब मिलकर उस पर हमला करते थे या सब मिलकर उसको पीटते थे। इस प्रकार होता है गठबंधन करना। अभी मान लो एक देश खड़ा हो, फिर उसी ग्रुप में 5 देश मिलकर उसके 5 देश मिलकर उस यानी कि दूसरे देश के खिलाफ लड़े तो जीत जाएंगे। यानी कि अगर 5 देश एक जगह खड़े, एक ग्रुप होगा, तो सीधी सी बात है उसके ऊपर किसी की हिम्मत नहीं होगी उसके ऊपर कब्जा कर दे। आप ऐसे समझो भाई आपकी एक उंगली है, आपकी एक उंगली को मोड़ना आसान है, ठीक है, लेकिन जब 5 उंगली हो जाएंगे, 5 के 5 यानी कि ये या ऐसे समझ लो ये 5 की मुट्ठी बन जाएगी, तो यानी कि ये ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, एक उंगली कमजोर होती है। इसी होता है कि गठबंधन करना, यानी कि कुछ देश मिलकर अपनी रक्षा करें, इसको बोलते हैं गठबंधन की। ये सारी हो जाएगी बाहरी सुरक्षा। अब बताता हूँ मैं आपको शक्ति संतुलन क्या है। देखिए शक्ति संतुलन होता है कि जैसे कि भारत है, ठीक है। अब भारत देश को आप ऐसे समझो कि भारत के पास भारत के जो पास में देश है कुछ तो छोटे देश है, जैसे कि नेपाल हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ठीक है, ये छोटे देश है। लेकिन जो भारत से बड़े भी कुछ ताकतवर देश भी, जैसे पाकिस्तान एक बड़ा देश है, और उसके बाद चाइना भारत से डबल बड़ा हो जाएगा। तो इनके अंदर क्या है कि संतुलन यानी कि बैलेंस बनाना पावर का, यानी कि अब बैलेंस कैसे बना सकते हैं। अब आप ऐसे समझो कि मान लो चाइना ने अपनी सेना के अंदर मान लो 1 लाख सैनिक भर्ती किए। अब भारत की सेना मान लो 50 हजार ही सैनिक है कुल। अब वो बैलेंस का यानी कि बैलेंस बिगड़ रहा है, नहीं बिगड़ रहा है। तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि भारत भी अपनी सेना बराबर करे, उसको यानी उसको टक्कर से टक्कर में लगा रखे, बैलेंस हो। यानी कि हमारे पास भी 1 लाख सैनिक है, उसके पास भी 1 लाख है, तो दोनों की हिम्मत नहीं हो रही कि हम युद्ध लड़ लें। क्यों, पता है कि इसके पास भी 1 लाख है और मेरे पास भी 1 लाख है, तो दोनों को युद्ध भी कर रहे हैं तो कोई खास फायदा होगा नहीं, तो नुकसान ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके लिए और हम क्या कर सकते हैं शक्ति संतुलन के लिए। अगर मान लो हमने कोई, हाँ वैसे समझो कि अगर आपको पता होगा कि 1964 के आज समथिंग जो चीन होता है उसने परमाणु बम का परीक्षण किया, जो न्यूक्लियर बम होता है। अब भारत क्यों 1965-62 के अंदर भारत के ऊपर हमला कर चुका था और हम उससे हार भी चुके थे। तो इसके लिए जिस देश से ज्यादा खतरा होता है, अगर वो देश मान लो कोई नया बम बना रहा है, सैन्य अभ्यास कर रहा है, सेना अधिक सैनिक बढ़ा रहा है, या अपनी सीमा का जो हमारी अपनी देश की सीमा उस सीमा के साथ ज्यादा सैनिक इकट्ठे कर रहा है, इससे क्या है कि वो इसको संकेत दे रहा है कि भाई युद्ध हो सकता है, यानी युद्ध के संकेत होते हैं। तो उसी के चलते फिर भारत क्या करता है, उसके 10 साल बाद 1974 के अंदर भारत अपना परमाणु परीक्षण कर देता है, पहला, जो राजस्थान के पोखरण के अंदर होता है, ठीक है। यानी कि अब क्या है कि भारत, चीन के पास परमाणु बम है और भारत के पास ही परमाणु बम है, तो हो गया बैलेंस ऑफ पावर। पता है कि अगर मैंने परमाणु बम से हमला किया तो दूसरा देश मेरे ऊपर हमला कर सकता है, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि दोनों की शक्ति, सैन्य शक्ति, तकनीकी शक्ति बराबर रखना, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। उसके बाद देखते
सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, यानी किस प्रकार की सुरक्षा की जा सकती है। ये सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा थी उसके अंदर क्या था कि किसी देश के अंदर, मान लो किसी देश में जो पहले समय में युद्ध होता था उसके अंदर कुछ नियम होते थे। यानी कि जैसे क्या होता था कि अगर, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पारंपरिक धारणा, उसी के अंदर जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो उदाहरण दे रहा हूँ, आप ये दोनों समान है। आप क्वेश्चन के अंदर लिख भी सकते हैं इसके, कि जो पहले समय में क्या होता था कि राजा महाराजा के युद्ध होते थे, तो उनके लिए कुछ नियम होते थे। यानी कि उनकी जो कुछ क्या तरीके होते थे कि अगर किसी ने मानो आत्मसमर्पण कर दिया तो उसके खिलाफ वो युद्ध, यानी कि उसको मारते नहीं थे। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा कि युद्ध होता था तो उचित कारणों से, यानी युद्ध के लिए कोई कोई कारण होना चाहिए। अगर मानो आप ऐसे नहीं तो चलो भाई आज टाइम पास चलते, चलो भाई युद्ध कर लेते हैं, ऐसा नहीं था। युद्ध के लिए कोई कारण होना चाहिए। कारण में क्या हो सकता है भाई, किसी दूसरे देश के क्षेत्रों को अपने अंडर करना, या कोई कोई जमीन दूसरे देश ने छीन ली उसको अपने अपने अंदर लेना, इस प्रकार का उद्देश्य होना चाहिए। और उसके बाद होता क्या था कि इसी के अंदर सुरक्षा के पारंपरिक तरीके में कि जो आम नागरिक होते थे, जनता होती थी, उसको किसी प्रकार की हानि न हो। जो युद्ध होता था वो भी एक नियम अनुसार होना चाहिए। नियम तरीका क्या था कि जिसके, अगर आपने महाभारत वगैरह देखी होगी तो इसके अंदर क्या था कि शाम के 5 या 6 बजते थे, उसके बाद जैसे सूर्य ढलता था तो उसके बाद युद्ध बंद होता था। फिर वो सुबह जैसे कि सूरज उगता था तो उसके बाद युद्ध शुरू होता था। यानी कि ये नियम थे। इसी प्रकार इस पॉइंट के अंदर हम लिख सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा कि अभी जैसे कि कोल्ड वॉर हुआ, कोल्ड वॉर के बाद क्या था कि देशों ने अपने भी काफी हथियार बनाए। अब हथियार बनाने तो क्या था कि फिर उनको कुछ नीति अपनाई ताकि उनको हम कंट्रोल कर सके। निरस्त्रीकरण होता था, उसके अंदर होता था कि जैसे कि अभी आपको पता होगा कोल्ड वॉर हुआ था। कोल्ड वॉर हुआ था, एक तरफ यूएसएसआर था, दूसरी तरफ अमेरिका था, वो हथियार ज्यादा से ज्यादा बना रहे थे। तो उसी के चलते फिर कुछ नीति अपनाई गई उसी के दौरान, ताकि जो सुरक्षा सुरक्षा हो सके। तो एक थी निरस्त्रीकरण की, निरस्त्रीकरण। इसके अंदर क्या होता था कि जो कुछ महत्वपूर्ण हथियार होते थे, जैसे कि यानी कि जिससे आम नागरिकों को, यानी कि जिससे जनता को अधिक मात्रा में नुकसान हो सके, जैसे कि परमाणु बम हो गया, ठीक है, या कोई ऐसा बम मान लो, या कोई ऐसा हथियार मान लो जिससे रेडिएशन छोड़ता हो, जिससे कि अगर मान लो उसके कोई प्रभाव में आ गया तो आप अंधे हो सकते हो, या अगर आपकी चमड़ी से टच हो गया तो आपकी चमड़ी यानी खराब हो सकती है या गल सकती है। इस प्रकार के जो युद्ध होते थे कि जो हथियार होते थे उनको के निरस्त्रीकरण किया गया, यानी कि उनको बंद किया गया या उनको समाप्त किया गया। उसके बाद होता था कि एक था शस्त्र शस्त्र नियंत्रण, अस्त्र नियंत्रण या शस्त्र नियंत्रण। शस्त्र नियंत्रण, इसके अंदर क्या था कि जो यूएसएस, जो रूस और अमेरिका था, उन्होंने इसको बात को नहीं माना कि हम जो हमारे हथियार हैं उनको हम बढ़ाना बंद नहीं करेंगे। तो उसके अंदर फिर क्या था कि शस्त्र नियंत्रण, यानी कि उनको हम कम मात्रा में बढ़ाएंगे, यानी कि उनको धीरे धीरे कम करते जाएंगे, इनको थोड़ा उनको उन पर अपना कंट्रोल रखेंगे। ये सब क्या है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणाएं हो जाएंगी। अब सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है, अब की जैसे कि वर्तमान दौर के अंदर, पहले समय में क्या था कि जो देश को खतरा होता था वो होता था अधिकतर सैन्य खतरा। लेकिन वर्तमान दौर में खतरे की जो स्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं, यानी कि अब समय बदल गया तो वो भी बदलेगी, सीधी सी बात है। तो अब सुरक्षा की पारंपरिक धारणा है, तो देश को किस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता होती है वर्तमान दौर में। समय बदल रहा है तो सुरक्षा की जो धारणा है वो भी बदलती जा रही है। जैसे कि अकाल से सुरक्षा, अकाल होता है, अकाल मतलब कि बारिश नहीं होगी, कि देश को उससे भी सुरक्षित किया जाए। अब भाई हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि भाई बारिश नहीं होगी तो बारिश में करवा दे, वो तो बात अलग है। लेकिन जिस क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है, वहाँ सूखा पड़ गया, फसल वगैरह नहीं हुई, तो सरकार का कार्य है कि वहाँ वो फसल, यानी कि उनको खाने पीने की चीज मुहैया करवाए, उनको प्रदान करवाए। उसके बाद महामारी, महामारी क्या हो जाएंगे कि यानी कि बीमारी, जैसे कि पहले समय में क्या था, टीबी वगैरह बीमार थी, टीबी थी, इससे टीबी हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया, इससे काफी लोग मरते थे। तो यानी कि ये सारी धारणाएं हो जाएंगी। पहले पहले के समय में ऐसी धारणा नहीं थी, पहले के समय में बीमारी नहीं थी। लेकिन ये अपारंपरिक धारणा, यानी कि ये वर्तमान दौर के समय में देखी जा सकती है। इससे भी सुरक्षित, देश को सुरक्षा की जाए बीमारियों से। उसके बाद युद्ध,
भाई युद्ध तो पहले भी होते थे और युद्ध भी होते हैं। ये कोशिश करते हैं कि सरकार कि मुख्य रूप से हमेशा जो खतरा होता है बाहरी तौर पर वो होता है, बाहरी तौर पर देश के लिए युद्ध, कोई देश युद्ध ना कर दे अपने ऊपर, यानी कि हमारे ऊपर हमला ना कर दे, उससे सुरक्षा। उसके बाद क्या हो जाएगी, आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा से क्या है कि किसी क्षेत्र में मान लो रोजगार खत्म हो गई, रोजगार खत्म होने से क्या है कि जो देश के अंदर वो अव्यवस्था फैलती है, गरीबी फैलती है या भुखमरी होती है, तो क्राइम बढ़ता है। क्योंकि जो भी आदमी होता है वो अंततः कमाता क्यों है, ताकि उसके जो जीवन चल सके, यानी कि वो अपनी आजीविका चला सके। अब मान लो आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आप खरीदोगे क्या, तो आप चोरी वगैरह करोगे। यानी क्या है कि आर्थिक सुरक्षा, देश आर्थिक रूप से तरक्की करे, यानी कि देश की जनता पास पर्याप्त पैसे हो जो अपना जीवन व्यतीत कर सके, जीवन बिता सके। उसके बाद इसी अपारंपरिक धारणा के अंदर हो जाएगा एक पॉइंट और, वैश्विक ताप वृद्धि, जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि धीरे धीरे ताप बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ रहा है, इससे नुकसान क्या हो रहा है कि जो ग्लेशियर होते हैं, अंटार्कटिका होगी या जो ऊंची चट्टान जिन पर बर्फ जमती है, वो धीरे धीरे बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघलती है तो नदियों में पानी अधिक होता है। अब नदियों में पानी अधिक होगा तो इससे क्या है कि जो नदी के पास शहर है वो या तो बाढ़ आ जाएगी, या जो समुद्र के पास लगती हुई शहर जैसे श्रीलंका हो गया, श्रीलंका अब धीरे धीरे डूब रहा है। डूब क्यों रहा है कि बर्फ, गर्मी से बर्फ पिघल रही है, और बर्फ पिघलने से क्या है कि वो उसका समुद्र जल स्तर बढ़ रहा है। अब जल स्तर बढ़ने से वो जो देश है श्रीलंका, वो धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता जा रहा है। यानी ये सब हो जाएंगे अपारंपरिक धारणाएं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं खतरे के नए स्रोत, यानी कि जो आजकल मॉडर्न टाइम है, खतरे के नए नए खतरे के नए नए क्षेत्र हो गए, नए नए स्रोत है। भाई खतरा यहाँ से आ सकता है, वहां से आ सकता है, यानी कि मॉडर्न जमाने में, वर्तमान दौर में टेक्नोलॉजी इतनी हो रही है, उतने ही खतरे बढ़ते जा रहे हैं। देखो पहले क्या था कि मुख्य रूप से देश के लिए खतरा होता था कि देश को बाहरी कोई युद्ध न कर दे, यानी कि मुख्य रूप से हमेशा खतरा होता बाहरी खतरा। लेकिन आज के समय में क्या है कि जो वर्तमान समय में नए नए खतरे उत्पन्न हो गए हैं। देखिए मैं आपको फिर एक बात बता देता हूँ कि जब आप अपनी सोचने की क्षमता उसको थोड़ा बड़ा करें, नहीं कि देश ऐसा ना सोचो देश के अंदर ही अंदर हो। कोशिश करिए कि उसको आप थोड़ी बड़ा सोचने में कोशिश करें, ताकि आपको क्वेश्चन के आंसर आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। कि आप इस खतरे के नए नए, अब आपको लग रहा होगा जो मैं कुछ आपको बताऊंगा अभी एक दो पॉइंट ऐसे, वो आपके सिलेबस के अंदर है भी नहीं, और फिर भी लोगों सर ने कहाँ से बता दिए। कि आप थोड़ा ऐसा थोड़ी कि आप जो आपकी किताब में लिखे हैं वही उसका आंसर है। आंसर तो उसका वो भी जो आप किताब में नहीं लिखे। अब ऐसा थोड़ी कि सुरक्षा जो नए नए हो रहे हैं वो आतंकवाद से होते हैं, और भी उसके जो सुरक्षा के वर्तमान दौर में नए नए दिक्कत हो रही है सुरक्षा के लिए, तो और भी नए नए पॉइंट हो जाएंगे उसके। एक सबसे जो वर्तमान पॉइंट है कि जो अच्छा, सबसे अच्छा आपको आप तुरंत समझ पाओगे उसको, क्या है कि साइबर क्राइम होता है, हैकिंग वगैरह होती है। क्योंकि पहले समय में ऐसे हैकिंग वगैरह नहीं थी। आज से 10 साल, आज से 15 साल, 20 साल तक हैकिंग वगैरह थोड़ी थी। लेकिन आज क्या है कि जितना मॉडर्न जमाना हो रहा है, जितनी टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, उतना ही हैकिंग हो रही है। क्योंकि साइबर क्राइम होता है, आपके फ़ोन से किसी ने पैसे निकाल लिए, ठीक है, आपको फ़ोन किसी ने हैंग कर दिया, ठीक है, आपकी जो आप बात कर रहे हो, आपके फ़ोन की जो कॉल हो रही है वो कोई और सुन ले, आपके मैसेज कोई और रीड कर ले, यानी ये सब क्या है, ये खतरे, जो खतरे होते हैं उनके नए नए स्रोत हो जाएंगे। उसके बाद आतंकवाद हो जाएगा, ठीक है। उसी का स्रोत है शरणार्थी। शरणार्थी समस्या है, शरणार्थी अंग्रेजी बोलते हैं रेफ्यूजी। जो शरणार्थी होते हैं, मान लो ऐसे समझो कि ये आप दोनों तरीके से समझ सकते हो। देश के अंदर दो देशों के बीच, मान लो किसी देश के अंदर युद्ध छिड़ गया, ठीक है, युद्ध छिड़ गया मान लो, या वहाँ अकाल पड़ गया, या उस देश की सरकार अच्छी नहीं है, ठीक है, तो क्या करते हैं फिर वो शरणार्थी वहाँ से प्लान कर जाते हैं, यानी कि उस जगह को छोड़कर फिर कहीं और जाते हैं। और उसके क्या है कि वो जिस जगह जाएंगे फिर उधर भी समस्या बढ़ती है, क्योंकि जनसंख्या उधर बढ़ जाती है। ये शरणार्थी समस्या वर्तमान समय में जो अभी का समय है बहुत ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद गरीबी हो जाएगी। ये जो समस्या है गरीबी की समस्या, ये खासकर अफ्रीकी देशों में, एशियाई देशों में ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि इनके पास जनसंख्या ज़्यादा है और संसाधन उतने हैं नहीं, संसाधन है लेकिन वो उनको यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास तकनीकी नहीं है ताकि उनको यूज कर पाए। तो जो गरीबी है, एक हो जाए जनसंख्या। जनसंख्या इन देशों, जो अफ्रीकी देश है या एशिया के देश है, भारत चीन हो गया, भारत के अंदर जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, जो दुनिया के अंदर फर्स्ट आने वाला है उसके अंदर, तो भारत को कम से कम मिल ही जाएगा अवार्ड। और मिलो चाहे मत मिलो, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वो खपत ज़्यादा होगी, यानी जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा खाएगी भी, ज़्यादा
जो संसाधन उसको यूज भी करेगी, ये सब समस्याएं हो जाएंगी। इसके बाद बीमारियां हो जाएंगा, अलग अलग बीमारियां हो रही, जैसे कि अभी कुछ समय 2020 में आया था कोविड-19 था, ये एक आधुनिक बीमारी हो जाएगी ना, आधुनिक समस्या है। आतंकवाद, प्रदूषण, प्रदूषण कितना हो रहा, आज से 20 साल पहले प्रदूषण जितना था उससे आज आप देखो कितना प्रदूषण है। अभी कुछ समय पहले दिल्ली के अंदर क्या था, सांस लेने की समस्या हो गई थी। अगर आपने न्यूज पढ़ा होगा तो, अगर आप दिल्ली से हो तो आपको ये बात पता होगा कि दिल्ली का जो सर्दी का मौसम आता है, ये लगभग दिसंबर जनवरी में, उसके अंदर क्या है कि सांस लेने में काफी समस्या होती है, ट्रैफिक ज्यादा होता है। ये सब क्या है, ये प्रदूषण, ये सब खतरे पारंपरिक यानी कि मॉडर्न खर्च खतरे हो जाएंगे, या खतरे के नए स्रोत बोल सकते हैं, तो दोनों, इन दोनों को ही बोल सकते हैं इनका। उसके बाद सुरक्षा की, भारत की सुरक्षा की रणनीति, यानी कि भारत में सुरक्षा के क्या करता है, यानी कि सुरक्षा की 4 रणनीतियां कौन कौन सी जाएगी। यानी कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि जो इस क्वेश्चन बताया था कि बाहरी सुरक्षा के उपाय, तो इसी के अंदर हम इसके जो पॉइंट थे उन पॉइंट को हम सेम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इनके आंसर ऑफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो भारत अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है, सबसे पहले क्या है कि भारत अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाए, यानी सैन्य ताकत को बढ़ाए। जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया था कि क्योंकि कोई भी देश अपनी सुरक्षा जल्दी कर सकता है उसके पास जब सैन्य बल मजबूत हो, सैन्य संख्या ज्यादा हो। क्योंकि जो यूएसए, आज यूएसए दुनिया का जो क्षमता के क्षेत्र, किसी क्षेत्र में लगा लो, दुनिया के एक बाबू बन बैठा हो, यानी वो दुनिया का बाप बन बैठा है समझो। कि उसके अंदर क्या है कि उसके पास हर चीज अच्छी है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, सैन्य क्षमता अच्छी है, तकनीक अच्छी है, सेना दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिका के पास ही है, ठीक है, उसके पास लगभग 35 लाख के आसपास सेना है। उससे कोई पंगा ले लो, देखा पता चल जाएगी। जो छोटे देश उन पर भाई को रैप्टर मार कोई उसके क्षेत्र में अपने अंदर कोई देश ले लेता है, लेकिन भाई पंगा ले तो अमेरिका से लो, उसको जब पता चलेगा क्या होता है, अमेरिका क्या अपने सैन्य बल पर वो किसी भी देश पर हमला कर देता है, या हमला कर ऐसा नहीं करता, लेकिन वो पहले समय उसकी अगर कभी दुनिया में युद्ध भी, कहीं भी युद्ध होता है तो उस क्षेत्र में अमेरिका का प्रभाव हमेशा दिखता ही दिखता है, क्योंकि उसके पास हर चीज अच्छी है। तो उसके अंदर भारत क्या कर सकता है, अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाए, सेना को तकनीकी हथियारों से लैस करे, अच्छे आधुनिक हथियार दे, ठीक है। जैसे कि मान लो जो हम रात के अंदर भाई दिखता नहीं है, लेकिन ऐसे हथियार डेवलप करे कि वो देख पाए रात के अंदर भी, भाई पीछे कोई मान लो ये दीवार के पीछे हम कैसे देखेंगे। अब ऐसे जो तकनीकी आ गई, हम दीवार के पीछे भी देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे चश्मे आ गए, या ऐसे जो लेंस वगैरह आ गई। तो ये सब हम अपनी सेना को दे, जिससे हमारी सेना मजबूत हो, और सेना मजबूत होगी तो देश अपने आप सुरक्षित होगा, सीधी सी बात। उसके बाद हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, या जैसे कि जो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन वही चाहते थे कि देश सुरक्षित जब ही हो सकता है जब कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो वो मजबूत हो, जैसे कि यूएनओ है। यूएनओ यूएनओ के ऊपर जो विश्वास, भारत का विश्वास समय, बहुत समय से जब इसकी स्थापना हुई थी उसी समय से, जो उसके बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते उसका भी काफी विश्वास था कि यूएनओ मजबूत किया जाए। यूएनओ मजबूत होगा तो देश की सुरक्षा अपना बढ़ जाएगी, देश सुरक्षा होगी, देश बाकी दुनिया सुरक्षित महसूस करेगी, क्योंकि उसके अंदर सभी के सभी देश मिलते आपस में बातचीत करते हैं, जिससे कि किसी देश पर किसी बात को अगर खींचता नहीं है तो वो बात करके उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आंतरिक सुरक्षा क्या हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया था कि देश के अंदर सुरक्षा, आतंकवाद सुरक्षा हो जाती है, यानी कि आतंकवाद, अलगाववाद, या दो धर्मों के बीच लड़ाई, दो जातियों के बीच लड़ाई, दो समुदायों के बीच लड़ाई, इस प्रकार की लड़ाई से देश को सुरक्षित करे। अलगाववाद होता है कि जैसे कि नक्सलवाड़ी क्षेत्र, जैसे कि ये बिहार वगैरह क्षेत्र हो गए, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल हो गए, झारखंड वगैरह, इनके अंदर नक्सलवाड़ी आंदोलन होते हैं, या अलगाववादी आंदोलन, वो काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी कुछ समय सरकार इन पर कंट्रोल कर भी रही है, क्योंकि ये जब देश के अंदर आतंकवाद फैलता है तो देश के अंदर अव्यवस्था फैलती है। अब अव्यवस्था फैलेगी तो देश आंतरिक, जब आंतरिक सुरक्षा नहीं है तो बाहर का सुरक्षित होगा, ठीक है। यानी कि देश के आंतरिक रूप से मजबूत किया जाए, जो देश के अंदर अलगाववादी आंदोलन को खत्म किया जाए, उन पर काबू पाया जाए, ठीक है। उसके बाद हो जाएगी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे किया जाए, कि भाई देख, देश की जो गरीब व्यक्ति उसको सहायता करे सरकार, ठीक, ज्यादा से ज्यादा व्यापार करे, ठीक है। इस प्रकार क्या है कि अगर मान लो देश की जो जनसंख्या गरीब है वो अपना इतना भी नहीं कमा पा रही है कि वो अपना अपना जो खाना पीना कर सके पर डे का, अगर वो इस प्रकार नहीं होगी तो देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था खराब होगी, अर्थव्यवस्था खराब होगी, भुखमरी, भुखमरी से क्या होता है कि
देश के अंदर गृह युद्ध होता है, यानी कि लोग आपस में लड़ने लगते। अगर इस प्रकार की कंडीशन होगी तो फिर वो देश ग्रोथ कहाँ से करेगा, ये देश सुरक्षित कहाँ से रहेगा। अगर जो देश आर्थिक रूप से अच्छा है, यानी कि आर्थिक रूप से अच्छा है, जिसके अंदर देश में भुखमरी नहीं है, यानी खाने पीने की हर चीज़ अवेलेबल है, और वो जो देश सैन्य क्षमता तो हो ही जाएगी, और जो आर्थिक रूप से अच्छा, उसके पास पैसे अच्छे हैं, तो वो हर चीज़ अच्छी कर सकता है। जैसे अमेरिका अमेरिका की जो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसे चाइना की इकोनॉमी आजकल अच्छी है, यानी कि वो देश आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से मजबूत है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि उन देश के ऊपर हमला जा कर सके। ठीक है, आज के समय में भारत भी काफी मजबूत देश होता जा रहा है, लेकिन जो कुछ देश हैं भाई, जो उनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, गरीबी है, भुखमरी है, तो अंदर क्या होता है कि कभी तो आंतरिक लड़ाई होती है, कभी उनको दूसरा मार देता है, ये सब समस्याएं होती है। तो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, समकालीन विश्व में सुरक्षा। मुख्य रूप से इस चैप्टर के अंदर सुरक्षा का एक मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। इसके अंदर आप कुछ क्वेश्चन को जरूर थोड़े याद कर लें, जो क्वेश्चन पेपर के अंदर एग्जाम आते ही जाते हैं। एक तो देख लें तटीय संतुलन क्या है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि खतरे के नए क्षेत्र कौन से, नए स्रोत कौन से हो जाएंगे, सुरक्षा की, भारत की सुरक्षा की रणनीतियां कहाँ है, इस प्रकार क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है जो आपको मैं फिर बता देता हूँ, खतरे के नए नए स्रोत, ये नहीं, आप अपने थोड़ा दिमाग यूज करें, कि ऐसा नहीं कि जो किताब में लिखा हो वही पॉइंट लिखे, जरूर ऐसा नहीं है। आपको अगर आप ये समझे कि आप वर्तमान दौर में देश को खतरा किस प्रकार हो सकता, किस किस क्षेत्र में हो सकता है, वो आप अपने लेसन में जो आंसर लिख रहे हैं उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहाँ होता है समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।